हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.2 की जितनी भी परिभाषाएं सबको पढ़ने वाले हैं एक एक बार। ठीक है, तो सबसे पहली है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है। रिक्त रिक्त का मतलब होता है खाली। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय का प्रतीक ये होता है ऐसे, इसको फाई बोलते हैं। ठीक है, फाई, PHI। ठीक है, और ये इसे ऐसे खाली कोष्ठक से भी प्रदर्शित कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, खाली कोष्ठक, इसमें एक भी अवयव नहीं लिखते अंदर। अगला जो आ रहा है गाइज, वो आ रहा है अपना परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो देखिए, परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं? ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। अन्यथा समुच्चय को अपरिमित कहते हैं। यानी कि अगर अवयवों की संख्या निश्चित होगी तो परिमित हो जाएगा और अनिश्चित होगी तो अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, आगे आ रहा है समान समुच्चय। समान समुच्चय देखिए क्या होता है। समान समुच्चय होता है दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं। यानी कि मान के चलो कोई दो समुच्चय दे रखे हैं ए और बी, तो वो समान जब कहलाएंगे यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हों। यानी कि ए और बी के अंदर क्या होने चाहिए? समान अवयव होने चाहिए, एक जैसे अवयव होने चाहिए। आगे पीछे भले ही लिख सकते हैं लेकिन बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए बराबर बी, यानी कि ए को बी के बराबर लिखने लग जाते हैं हम, यानी कि ए और बी बराबर हो जाते हैं। अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं और हम लिखते हैं ए बराबर नहीं है बी के। यदि एक भी अवयव उल्टा सीधा हो गया, यानी कि एक भी अवयव कम ज़्यादा हो गया ना, तो वो फिर असमान अवयव कहलाते हैं। ठीक है, यानी सबके ए के सब अवयव बी में होने चाहिए और बी के सब अवयव ए में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ए बराबर नहीं होगा बी के। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी ए बराबर नहीं है बी। अगला आ रहा है उपसमुच्चय। ठीक है, उपसमुच्चय क्या होता है? यदि किसी समुच्चय, देखिए गाइस, उपसमुच्चय क्या होता है? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, कोई समुच्चय है ए, उसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ए में मान के चलो 5 अवयव हैं, ए में मान के चलो 5 अवयव हैं। ठीक है, तो ए है वो बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए के पांचों की पांचों अवयव बी में होंगे। ठीक है, यानी कि किसी अब जैसे मान के चलो हमारा जो घर है ना, वो हमारे गांव के अंदर है। ठीक है, यानी कि हमारे घर के जितने भी आदमी है ना, वो सब गांव के आदमियों में है कि नहीं है। यानी कि जो हमारा घर है वो क्या हो जाएगा? गांव का उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला आ रहा है घात समुच्चय। समुच्चय ए के समुच्चय ए के उपसमुच्चयों समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। यानी कि ए के पहले हमको सब उपसमुच्चय बनाने, फिर उनका संग्रह करना है, यानी उनका भी एक समुच्चय बनाना है, उसे घात समुच्चय कहते हैं। इसे पीए से निरूपित करते हैं। पीए को पावर सेट ऑफ ए भी बोलते हैं। ठीक है, पीए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है, यानी इसका जो जितने भी अवयव है ना वो सब के सब समुच्चय होते हैं, ए के उपसमुच्चय होते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या पढ़ते हैं हम। आगे आ रहा है अपना अंतराल आर के रूप में उपसमुच्चय, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। ठीक है, यानी कि अंतराल क्या होता है? देखो, वो पढ़ेंगे हम। मान के चलो ए और बी दो संख्याएं और ए छोटा है और बी बड़ा है। ठीक है, तो अंतराल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विवृत अंतराल, एक होता है समवृत अंतराल। विवृत अंतराल को छोटे कोष्ठक से ऐसे लिखते हैं, समवृत अंतराल को बड़े कोष्ठक से लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना हम दो संख्या लिखते हैं, जैसे ए और बी लिख दी हैं, तो इसके विवृत अंतराल का मतलब है कि ए और बी के बीच की सारी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच की सारी संख्या आ जाएंगी। और अगर समवृत अंतराल में हम ए और बी लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच की संख्या तो आ रही है, साथ के साथ ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। ठीक है, देखो इसको पढ़ सकते हैं हम। ए और बी
के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते। यानी कि जो ये विवृत अंतराल है, छोटा कोष्ठक है, इसमें क्या होता है कि बीच वाले सभी अवयव होते हैं, परंतु खुद ए और बी स्वयं ए और बी इस अंतराल में नहीं होते। ठीक है, आगे इधर देखो, वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु भी होते हैं समवर्त अंतराल कहलाता है। और प्रतीक, इससे ये जो प्रतीक है ना, इसको हम समवर्त अंतराल का प्रतीक कहते हैं। ऐसे बड़ा कोष्ठक लगा होता है और उसके अंदर दो संख्या लिखी होती है, जैसे यहाँ पे लिख रही है, ये ए और बी लिख रही है। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे देखो, इसको संख्या रेखा पे कैसे निरूपित कर रखा है। ठीक है, जो ये समवर्त अंतराल है, इसको तो क्या कर रखा है, ए को भी शामिल कर रखा है और बी को भी शामिल कर रखा है। यानी कि जो ए और बी है ना, ये गहरे कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ रहा है, देखो इसको ऐसे लिख रखा है, ए इज लेस देन एन इक्वल टू एक्स इज लेस देन एन इक्वल टू बी। यानी कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ रहे हैं। देखो, इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों शामिल हैं। इसका मतलब है कि ए भी शामिल नहीं है, बी भी शामिल नहीं है, बीच वाली सभी चीज शामिल है। ठीक है, आगे आ रहा है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे यू से निरूपित करते हैं। यानी कि कोई भी समुच्चय है, अगर हम उसका अधिसमुच्चय लेंगे ना, तो वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। अब अधिसमुच्चय क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अधिसमुच्चय होता है, जैसे मान के चलो हमने ए ले लिया, 10 तक की गिनती ले ली। ठीक है, ए में 10 तक की गिनती ले ली। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की सब गिनती ले ली ए में। तो कोई दूसरा सेट लेते हैं हम, मान के चलो बी ले लिया हमने दूसरा सेट। ठीक है, तो क्या होगा, मान के चलो ये बी दूसरा सेट ले लिया हमने। ठीक है, तो क्या होगा, मान के चलो इसमें 1 से लेकर 100 तक की गिनती है, 1 से लेकर 100 तक की। तो ये जो एक की सभी गिनती किस में है, बी में है कि नहीं है, क्योंकि इसमें तो 1 से 100 तक है, इसमें 1 से 10 तक है। तो जो बी होगा ना, बी बड़ा सेट है, उसको तो अधिसमुच्चय बोलते हैं, और जो छोटा सेट है उसको उपसमुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय वो समुच्चय हो जाएगा जो अधिसमुच्चय होता है, यानी बड़ा होता है। ठीक है।